ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। यह सुनकर भूमिका के खून में उबाल आ जाता है। वह सौम्या के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है और कहती है, खुद को जवान रखने के लिए तुम कितने लोगों की बलि चढ़ाओगी और कब तक? तुम्हारे अंदर दर्द या दया जैसी कोई चीज है या नहीं? छोटे छोटे बच्चों को शिकार बनाने से भी नहीं चुकी। अनिका कहीं कुछ नहीं कहती और खामोशी से खड़ी सब कुछ देखती और सुनती रहती है। तभी भूमिका के दिमाग में एक दूसरा सवाल आ जाता है और वह सौम्या से पूछती है, मतलब दमयंती देवी दुनिया की आंखों के सामने से इसीलिए गायब हो गई क्योंकि उसने खुद को तुम्हारी ही तरह कम उम्र की लड़की में बदल लिया। इसीलिए उसने खुद को जिंदा होकर भी मरा हुआ घोषित कर दिया, है ना? सौम्या अपनी मुरझाई हुई आवाज से जवाब देती है, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वह जब चाहे तब मेरी मदद से ऐसा कर सकती हैं। वह मेरी बचपन की दोस्त है, उसके लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। फिर यह फॉर्मूला देना कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन उसे जवानी नहीं, अमरता चाहिए थी। इसके बाद वह अनिका की तरफ देखकर आगे कहती है, उसने मुझसे वादा किया था कि जब वह अमर औषधि का फॉर्मूला हासिल कर लेगी तब वह मेरी मदद से पहले जवान होगी और फिर मेरे साथ उस अमर औषधि को ले लेगी। यह सब कहते हुए धीरे धीरे सौम्या की आवाज में चेतावनी सुनाई देने लगती है। मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था, मैं फिर भी वही कहूंगी। वह मुझे यहाँ तुम्हारे पास घुट घुट कर मरने के लिए नहीं छोड़ेगी। वह जरूर मुझे तुम्हारे चंगुल से छुड़ा लेगी। तुम लोग उसे कभी हरा नहीं पाओगे। इतनी तकलीफ से गुजरने के बाद भी अपने अंतिम वाक्य को कहते हुए सौम्या की आंखों में आत्मविश्वास साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद वह अनिका की आंखों में देखते हुए कहती है, वह तुम्हारी माँ को भी जरूर हरा देगी अगर वह जंग जारी रखती। लेकिन वह एक बड़ी डरपोक थी जो मैदान छोड़कर डरकर भाग गई और न जाने कहां जाकर मर गई। फिर बड़ी ही उम्मीद के साथ कहती है, सब यही मानते हैं और मैं भी यही मानती हूँ कि वह मर चुकी है, लेकिन दमयंती देवी को विश्वास है कि वह मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। अपने इस विश्वास के भरोसे दमयंती देवी आज भी अपनी कोशिश में लगी हुई हैं। दमयंती अच्छी तरह जानती है जब उसकी अपनी औलाद की जान खतरे में होगी तो वह जरूर सामने आएगी। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे दमयंती के विश्वास पर विश्वास है, वह गलत नहीं हो सकती। इसके बाद सौम्या अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर कहती है, पर बड़ी विडंबना है, तुम्हें खोजने में ही इतने साल बीत गए। अब तुम मिल गई हो तो तुम्हारी माँ भी जरूर मिल जाएगी। अनिका सौम्या की इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और एक पल के बाद उससे पूछती है, क्या दमयंती देवी ने शादी की थी? क्या उसकी अपनी कोई औलाद है? अनिका के सवाल को सुनकर भूमिका भी सोच में पड़ जाती है। वहीं यह सुनकर सौम्या हल्के से मुस्कुराती है और कहती है, यह कैसा बेतुका सवाल पूछ रही हो तुम? बिना शादी के बच्चे कैसे होंगे? दुनिया जानती है युवराज को। इससे पहले कि सौम्या अपनी बात को पूरी करती, उससे पहले ही अनिका कहती है, अब यह मत कहना कि वह उसकी कोख से जन्मा है। वह उसका इकलौता बेटा है जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वह उसकी औलाद नहीं है। अनिका की यह बात सुनकर भूमिका के चेहरे पर हैरानी दिखाई देने लगती है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और चुपचाप अनिका और सौम्या की तरफ देखने लगती है। अब सौम्या अनिका को जवाब देती है, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो। जो बात कोई नहीं जानता वह तुमने कैसे पता लगा ली? तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी। जो बात किसी को पता न हो, न जाने उसे कैसे पता चल जाती थी। सौम्या की फालतू की बात सुनकर अनिका अपना हाथ सौम्या की तरफ बढ़ाती है। सौम्या सहम जाती है और अपना चेहरा पीछे कर लेती है। अनिका अपनी हथेली से उसके ठोड़ी को ऊपर करते हुए कहती है, इतना डर? डरो मत
और मुद्दे से भटको भी मत। तुम्हारी सेहत के लिए फिलहाल यही अच्छा है। फिर अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाकर आगे कहती है, याद रहे जब जिंदा रहोगी तभी दमयंती देवी तुम्हें यहाँ से छुड़ा पाएंगे, और जिंदा रहना चाहती हो तो जो पूछा है वह बताओ। उससे ज्यादा जानने में ना मेरी रुचि है और ना ही मेरे पास इतना फालतू वक्त है। अब सौम्या जवाब देती है, नहीं, दमयंती देवी की कोई औलाद नहीं और न ही दमयंती देवी ने कभी किसी से शादी की है। जब सौम्या यह बता रही थी तो वह सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बेहद डरी हुई थी। अपने दिल की धड़कनों की आवाज वह अपने कानों से सुन पा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। भूमिका उसकी स्थिति को देखकर आसानी से समझ जाती है कि वह अनिका की धमकी से अपनी मौत की कल्पना कर रही है। अनिका फिर एक सवाल पूछती है, तुम्हारा और दमयंती देवी का परिवार जो कभी राजस्थान में रहता था अब कहाँ है? दमयंती देवी को सबसे प्रिय कौन है? सौम्या जवाब देती है, जब हमारी उम्र इतनी हो चुकी है तो हमारे परिवार में अब तक कौन बचा होगा जिसे अपना कहा जा सके? ऐसा कोई नहीं। मेरी माँ को गुजरे बहुत साल हो चुके हैं। मेरे कॉलेज के पूरा होते ही वह चल बसी थी। मेरे लिए बचपन से ही दो लोग सबसे महत्वपूर्ण थे, एक मेरी माँ और दूसरा दमयंती, जिन्होंने कभी मेरा हाथ और साथ नहीं छोड़ा था। अब मेरे पास अपना कहने के लिए दमयंती के अलावा और कोई नहीं है। हाँ, दमयंती की माँ आज भी जिंदा है। मेरे लिए भी वही मेरी माँ जैसी हैं। उन्होंने कभी भी मुझे यह एहसास नहीं होने दिया कि उनके लिए दमयंती मुझसे अधिक बढ़कर है। उन्होंने हम दोनों को हमेशा बराबर प्यार दिया। उन्होंने मेरी माँ के गुजर जाने के बाद उनकी कमी कभी महसूस नहीं होने दी। लेकिन तुम उन्हें बाहर ढूंढने निकलोगी तो वह तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि दमयंती ने उन्हें अपने साथ ही रखा है। यह सब कहते कहते एक बार फिर से सौम्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपनी तिरछी मुस्कान के साथ कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम उसके किसी अपने को ढूंढ रही हो ताकि तुम उसे खत्म करके दमयंती को तकलीफ पहुँचा सको, पर ऐसा करने के लिए तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई नहीं। यह सब सुनने के बाद अब अनिका को और कुछ नहीं जानना था। वह केबिन से बाहर निकल जाती है और अनिका के बाहर जाते ही भूमिका भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है और अनिका को रोकते हुए कहती है, रुको अनिका। अनिका अपनी जगह पर रुक जाती है, फिर भूमिका की तरफ पलटती है। अब भूमिका पूछती है, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी माँ जिंदा है? अनिका मुस्कुराती है और कहती है, कुछ सवालों का होना ही व्यर्थ होता है और कुछ सवालों के जवाब व्यर्थ होते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाबों के बारे में सोचना अथवा उन्हें ढूंढना केवल बेवकूफी होती है। इतना कहने के बाद अनिका वापस मुड़ती है और जाने लगती है। फिर कुछ कदम चलने के बाद रुक जाती है और एक बार फिर से भूमिका की तरफ मुड़ती है। भूमिका भी अनिका की तरफ ही देख रही थी। अनिका समझ जाती है कि सौम्या की बातें भूमिका के मन में घर कर गई है। अब वह वापस भूमिका के पास आती है और फिर कहती है, मेरे एक सवाल का जवाब दोगी तुम? भूमिका अचेत से खड़ी बड़ी ही शांति से कहती है, पूछो। अब अनिका कहती है, क्या तुम हवा, पानी, आवाज, आकाश या आग में से किसी को अपने हाथों से पकड़ सकती हो? भूमिका अनिका के सवाल से सचेत हो जाती है और फिर जवाब देती है, सामान्य अवस्था में इन्हें पकड़ने की कोशिश बेकार है। इन्हें सिर्फ देखा या महसूस किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता। यह कोशिश खुद को ही नुकसान पहुंचाएगी। अब अनिका भूमिका के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, समझ लो, मेरे लिए मेरी माँ भी ऐसी ही है। मुझे उसे बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। मेरे अंदर जो कुछ भी है वह उन्हीं का है, या फिर यह कहूँ कि वह मेरे अंदर ही है। इसलिए तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ। अब यह सौम्या तुम्हारे हवाले है। तुम्हें जो भी डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन चाहिए उससे जाकर पूछ सकती हो तुम। अनिका के बात सुनकर भूमिका के मन को संतोष होता है और वह बदले में अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। इसके बाद अनिका वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ
अनिका और रोहित का बेडरूम मारवा हाउस। अनिका सीक्रेट हाउस से सीधा अपने कमरे में पहुंच जाती है। रोहित अब तक तैयार हो चुका था, लेकिन बजाय अपने ऑफिस जाने के वह अपने रूम में ही टेबल पर रखी हुई लैपटॉप के सामने चेयर पर बैठा हुआ था। इसका एक हाथ लैपटॉप के ऊपर था और दूसरा हाथ फोन पर था। जैसे ही अनिका दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, वह अनिका की तरफ देखता है और अपने फोन को हाथ में उठाते हुए कहता है, मैं बस तुम्हें कॉल करने ही वाला था, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। इसके बाद रोहित लैपटॉप की स्क्रीन को नीचे कर देता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। फिर अनिका के पास जाकर उसके दोनों कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहता है, एनी ने अपना काम पूरा कर लिया है। मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें चलकर देख लेना चाहिए। मैं इसीलिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब अनिका कहती है, हाँ, हम अभी वहां चलेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ और सवाल हैं। अब रोहित अपने हाथ को अनिका के कंधों से नीचे करते हुए उसकी हथेली में अपनी हथेली डाल देता है और उसके साथ सोफे की तरफ बढ़ता है और फिर चलते चलते कहता है, आओ यहाँ बैठकर बातें करते हैं। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अचानक से अनिका रुक जाती है। वह रोहित के हाथ को अपनी तरफ खींचती है। रोहित मुड़कर अनिका की तरफ देखता है और फिर पूछता है, क्या हुआ? अब अनिका असमंजस की स्थिति में दिखाई देती है। रोहित बड़े ही प्यार से अनिका के गाल पर अपना हाथ रखता है और उससे अपनी आंखों से इशारे से पूछता है, बोलो, क्या बात है? अनिका रोहित के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने गाल से नीचे कर लेती है और उसे अपने दोनों हाथों के हथेलियों के बीच में ले लेती है। फिर कहती है, सौम्या से कोई भी ढंग की बात पता नहीं चली, सिवाय इसके कि वह 23 साल की दिखने वाली सौम्या इस वक्त 50 साल से ज्यादा की है। इसके बाद वह वहां घटी हुई सारी घटना विस्तार से कह सुनाती है। अपनी बात पूरी करने के बाद अनिका दूसरी तरफ मुड़कर खड़ी हो जाती है और अपना एक हाथ अपनी कमर पर रख लेती है। अनिका के चेहरे पर अभी भी छिपी हुई मायूसी रोहित को बड़ी ही आसानी से दिखाई दे रही थी। अब रोहित आगे बढ़ता है और पीछे की तरफ से अनिका को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। फिर उसके चेहरे से अपना चेहरा लगाते हुए कहता है, मुझे मालूम है कि तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो। फिर उसे चीयर अप करते हुए कहता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर वक्त तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। रोहित की बात सुनकर अनिका को गुदगुदी से महसूस होती है और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। वह अब रोहित की तरफ घूम जाती है और अपने दोनों हाथ रोहित के सीने पर रख लेती है और फिर कहती है, मुझे मालूम है। अब रोहित कहता है, अब बताओ, तुम्हारे मन में कौन सा सवाल चल रहे हैं? अनिका जवाब देती है, पहले हम अपने सीक्रेट लैब चलते हैं। एनी का काम देखने के बाद हम वापस आकर इस टॉपिक पर बात करेंगे। रोहित बड़े ही अदब से जवाब देता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद वह दोनों सीधा लैब के लिए चले जाते हैं। बच्चों के हमशक्ल रोबोट ही एक वह मात्र चीज थी जिन्हें देखने के लिए वह सीक्रेट लैब में गए हुए थे और उन्हें देखकर कुछ पलों के लिए वह काफी मायूस हो गए थे। यही वह चीज थी जिसे देखकर रिया पहले काफी एक्साइटेड होती थी, लेकिन फिर बाद में अपने दोनों भाइयों के चेहरे को देखने के साथ ही जब वो अपने मन के भाव को समझ जाती है तो उदास होकर रोने लगती है। जहां उन हमशक्ल रोबोट ने तीनों बच्चों को हैरान और खुश दोनों कर दिया था, वहीं कुछ ही देर के बाद उन्हें इस बात का एहसास भी हुआ कि उनके मॉम डैड की जिंदगी में वह रोबोट उन तीनों की जगह लेने वाले हैं। उन रोबोट की वजह से उनके मॉम डैड को उनकी कमी कभी महसूस नहीं होगी। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि इन एडवांस मशीनों ने उनसे उनके मॉम डैड छीन लिए हो। किंतु जैसे ही वह तीनों वक्त की नजाकत को समझते हैं तो उसके साथ ही यह भी समझ पाते हैं कि यदि वह दुनिया के किसी भी कोने में रहकर बिना किसी मुसीबत में पड़े खुश और आजाद रहना चाहते हैं तो मारवा हाउस में उनके जगह पर इन मशीनों का होना बेहद जरूरी है।
लेकिन फिर भी उनका बालक मन उन्हें कचोटता है। इसके बावजूद वह तीनों अपनी समझदारी के चलते इसे अपने मॉम डैड पर ठीक तरह से जाहिर भी नहीं कर पाते। अब तक तीनों बच्चे अपनी नई जगह पर पहुंच चुके थे। इसके अलावा अब तक उन तक यह खबर पहुंचा दी गई थी कि उनके जाने के बाद किस तरह रिया की किडनैपिंग हुई। अभी तक वह तीनों एक ही साथ में थे, एक कमरे में मौजूद थे। रिया कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी भी मॉम डैड पर गुस्सा आ सकता है या मैं उनसे नाराज हो सकती हूँ, लेकिन ना चाहकर भी यहाँ आने तक भी मेरे मन में उनके लिए कहीं न कहीं छिपी हुई नाराजगी थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। मैं यह कैसे भूल सकती हूँ कि मॉम को हर चीज के लिए पहले से तैयार रहने की आदत है। जरूर वह पहले ही समझ गई होगी कि आने वाले वक्त में यह घटनाएं हमारे साथ लगातार घटती ही रहेगी। यह सिर्फ आर्यन को किडनैप करने की कोशिश के साथ खत्म नहीं होगी। इसलिए उन्होंने खुद को तकलीफ देकर भी हमें खुद से दूर भेज दिया। अब अपने उतरे हुए चेहरे के साथ आर्यन रिया के कंधे पर हाथ रखता है और फिर कहता है, तुम अकेले कसूरवार नहीं हो रिया, बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम हमसे छोटी हो और डैड की लाडली बेटी हो, इसलिए मॉम डैड के आगे हर बात आसानी से बोल देती हो। लेकिन हम दोनों एक लिमिट से आगे उनके आगे कुछ नहीं कह पाते। वहां से आने के लिए बुरा तो हमें भी लग रहा था, हमारे मन में भी गुस्सा था। अब एलेक्जेंडर आगे आकर कहता है, लेकिन जो मैंने किया वह तुम दोनों के नाराज होने से कहीं ज्यादा है। हम आने से पहले मॉम से एक बार मिल भी तो नहीं पाए, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों को वहां से तुरंत आने के लिए मजबूर कर दिया। मॉम हमें कितना मिस कर रही होंगी और वह हमारे बारे में न जाने क्या सोचेंगी। आई एम सो सॉरी गाइज। अब रिया आगे कहती है और एलेक्जेंडर से कहती है, तुम अपने मन में किसी तरह का गिल्ट मत रखो। तुमने जो भी कहा उसे पूरा करने में हम बराबर की भागीदार हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो हो सकता है उस रोबोट की जगह किडनैपर सच में ही हम में से ही किसी को किडनैप कर लेते। अगर ऐसा होता तो सोचो क्या होता। रिया की बात का जवाब देते हुए आर्यन कहता है, हमारे बदले में वह मॉम डैड से क्या नहीं करवा सकते थे। मॉम डैड की वजह से न सिर्फ हम सेफ हैं, बल्कि हमारे साथ साथ वह भी एक बड़ी मुसीबत से बच गए। अब रिया कहती है, जो होना था वो हो गया। फाइनली अब हम सब खुशी खुशी वही करेंगे जो मॉम डैड चाहते हैं। उन्होंने हमें यहाँ पर खुद से दूर हमारी जिंदगी को एंजॉय करने के लिए भेजा है और साथ में बहुत कुछ सीखने के लिए भी भेजा है। एलेक्जेंडर कहता है, हाँ हम वही करेंगे और खुद को बेस्ट बनाएंगे ताकि मॉम डैड हम पर प्राउड कर सके। अब रिया आगे कहती है और अपने दोनों भाइयों को गले लग जाती है। तीनों बच्चे आपस में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। अनिका नहीं चाहती थी कि किसी को भी रिया की गैर मौजूदगी पता चले, लेकिन अब तक रिया का हमशक्ल रोबोट खत्म हो चुका था। इसके अलावा वह यह भी नहीं चाहती थी कि घर में या बाहर किसी को भी इस बात की भनक हो कि रिया की किडनैपिंग हुई है। इसलिए उसने रिया के जैसा नया रोबोट तैयार करने का टास्क एनी को दे दिया था। पिछले बीते हुए दिन रात से एनी इसी काम में लगी हुई थी। एनी ने अनिका के कहने पर स्वाति के भेजे हुए रोबोट में कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे, जिन्हें उसने तीनों बच्चों की सभी एक्टिविटीज को ट्रेस करके उसी के आधार पर खुद तैयार किया था। हालांकि स्वाति ने पहले ही उनमें बहुत सारे एडवांस फीचर सेट किए थे, लेकिन फिर भी एनी ने भी विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ अन्य फीचर्स भी डाउनलोड किए थे। यही वजह थी कि जब रुद्रमा देवी ने साइनाइड का प्रयोग किया तो रोबोट एलेक्जेंडर ने रोबोट रिया और रोबोट आर्यन दोनों को सूचित कर दिया था, ताकि वह इस गैस के प्रभाव के अनुसार व्यवहार कर सके। अन्यथा भला एक मशीन कैसे बेहोश हो सकती थी। स्वाति के बाद अगर अब ऐसा कोई था जो कम से कम वक्त में इस काम को अंजाम दे सकता था तो वह खुद एनी ही थी। यह काम अनिका के लिए नामुमकिन नहीं था, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ उसके पास समय का भी अभाव था।
रोहित और अनिका सीक्रेट अंडरग्राउंड जाते हैं और अपने तसल्ली के लिए रोबोट रिया से मिलते हैं। वह उसकी सभी एक्टिविटीज या यूं कहें कि फीचर्स देखने में काफी समय वहीं बिता देते हैं, क्योंकि यह जरूरी भी था। इस सब के बाद अनिका एनी से कहती है, वेल डन एनी, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक्स ए लॉट। एनी जवाब देती है, मेंशन नॉट मैडम, इट्स माई प्लेजर। रोहित और अनिका का बेडरूम। इसके बाद अनिका और रोहित दोनों रिया को अपने साथ लेकर वापस लौट आते हैं। वापस आने के बाद अनिका रिया से कहती है, रिया अब तुम अपने रूम में जा सकती हो, जाओ और जाकर अपने भाइयों से मिल लो। रिया प्यारी सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, ओके मॉम। इतना कहने के बाद वह रोहित और अनिका के बेडरूम से निकलकर बाहर निकल आती है। अब अनिका रोहित की तरफ देखकर उससे पूछती है, वैसे तुमने बताया नहीं कि उस दिन तुमने बच्चों को स्कूल जाने ही क्यों दिया था? अनिका के बात पर रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपनी शरारती आंखों से अनिका की तरफ देखता है, फिर जाकर सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, इसकी दो वजह थी। पहला यह कि मुझे वक्त मिल जाए कि मैं तुम्हें यह बात बता सकूं कि बच्चे रात में ही मारवा हाउस से जा चुके हैं, और दूसरा इसलिए ताकि हमें यह भी पता चल जाए कि हमारे रोबोट बच्चे किसी अन्य व्यक्ति की पहचान में आते हैं या नहीं, या हमारी सोसाइटी के हमारे बच्चों की तरह कितनी आसानी से घुल मिल पाते हैं। अब अनिका भी रोहित के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह उनकी नाराजगी थी, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए मैं उनकी इतनी नाराजगी बर्दाश्त कर सकती हूँ। अब रोहित अनिका की तरफ घूमकर बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें कुछ बात करनी थी, कहो ना, क्या कहना था तुम्हें? अनिका कहती है, सौम्या जितने आत्मविश्वास के साथ यह कह रही है कि दमयंती देवी उसे यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। काफी सोचने के बाद भी मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि अब उसका अगला कदम क्या हो सकता है, या फिर उसका अगला टारगेट कौन हो सकता है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, हमने अपनी तरफ से किसी को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की कोताही नहीं बरती है, फिर उसका अगला शिकार कौन बन सकता है? अब रोहित कहता है, तुम सही कहती हो, उसके अगले कदम को जानना बेहद जरूरी है। बेशक युगराज उसका अपना बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो तुमने युगराज को खत्म करके दमयंती देवी को बड़ी चुनौती दे दी है। इस स्थिति में वह खामोशी से तो नहीं बैठेगी। अब अनिका कहती है, इसके अलावा उसके बेहद खास चहेते हमारे पास हैं। इतना सब होने के बाद वह खामोशी से नहीं बैठेगी। अनिका की यह बात सुनकर रोहित अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और अपने ही रूम में लगे हुए डिजिटल बोर्ड को ऑन कर देता है। उसके बाद बोर्ड के बीचों बीच अनिका का नाम लिखता है और फिर अनिका की तरफ देखकर कहता है, उसकी टारगेट अनिका है। अगर वह अनिका तक नहीं पहुंच सकती तो वह अनिका को खुद तक आने के लिए मजबूर करने की कोशिश करेगी, और इसके लिए वह तुम्हारे अपनों को हानि पहुंचाएगी। यह सुनने के बाद अनिका बोर्ड के पास आती है और अपने बीच में लिखे हुए नाम से 2 एरो निकालकर एक पर मारवा परिवार और दूसरे पर गुलेरिया परिवार लिख देती है। अनिका के ऐसा करने के बाद रोहित कहता है, मारवा परिवार में ऐसा कोई नहीं जिसे टारगेट बनाकर अनिका को झुकाया जा सके। जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं, सभी की सिक्योरिटी बड़ी ही सख्त है। बाकी लोगों की सुरक्षा से भी काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इसके बाद अनिका गुलेरिया परिवार के उन सभी सदस्यों का नाम बोर्ड पर लिखती है जो महत्वपूर्ण भी थे और प्रतिदिन घर से बाहर भी निकलते थे। इतना करने के बाद वह रोहित की तरफ देखकर कहती है, इन सभी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मयूर की है और उसकी सिक्योरिटी देने का तरीका एकदम अलग है। उसके सिक्योरिटी सिस्टम को भी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। इसके अलावा मैंने मयूर को पहले ही अलर्ट रहने के मैसेज दे दिया है। इन दिनों वह गिने चुने लोगों के अलावा किसी को घर से बाहर नहीं जाने देगा। जो बाहर जाएंगे वह सब पहले ही अपनी सुरक्षा को लेकर काफी अलर्ट हैं। अनिका रोहित की तरफ देखती है और फिर कहती है, फिर कौन हो सकता है? एक के बाद एक काम करते हुए अब तक लगभग दोपहर भी ढल चुकी थी और शाम भी हो गया था।
अलग अलग तरह के सवालों को सुलझाने के पूरा दिन कब कब में बीत गया था। इस बात का एहसास न अनिका को था और न ही रोहित को। अब रोहित कहता है, तुम यहाँ पर और एक परिवार का नाम लिखना भूल गई हो। वह तुम्हारे मजबूत पहलुओं से टकराने की गलती पहले ही कर चुकी है। इस बार वह निश्चित तौर पर तुम्हारे उन कमजोर पहलुओं को ढूंढेगी जिस पर तुम्हारा ध्यान नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए वह महत्वपूर्ण है। ऐसा कहकर वह एक और तीर का निशान बनाकर उस पर मल्होत्रा परिवार लिख देता है। अनिका हैरानी से रोहित की तरफ देखती है। अब उन दोनों को यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि दमयंती देवी का अगला निशाना कौन हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे लेकर अनिका काफी फिक्रमंद हो। अब तक उसका नाम दमयंती देवी तक आसानी से पहुंच चुका होगा। वैसे भी यह वही व्यक्ति था जिसे दमयंती देवी काफी समय से निशाना बनाने के लिए तैयार बैठी थी। बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी और शायद अब वह वक्त आ चुका था। अब अनिका अपने माथे पर हाथ रख लेती है और कहती है, उसे कितना कहा है लेकिन वह अपने साथ सिक्योरिटी लेकर ही नहीं चलती। उसका सीधा सा कहना है कि भला मेरी किसी से क्या दुश्मनी। अब उसे यह कौन समझाए कि दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से दुश्मनी नहीं करनी पड़ती, उसके लिए सिर्फ हमारा अच्छा होना ही काफी होता है।